बलूचिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के 4 बड़े फेल्यूर्स ने सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की असलियत की पोल खोल कर रख दी है। 4 फेल्यूर्स कितने बड़े और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कितने अहम हैं और बलोच जंगजुओं ने किस तरह इतनी बड़ी फौज को नाकामी से 2-4 कर रखा है, इसकी तफसीलात भी बताएंगे। और हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे कि बलूचिस्तान में जारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और बलोच आज़ादी पसंद जंगजुओं के दरमियान जारी शदीद जंग का पहला भयानक नतीजा सामने आ चुका है। आने वाले चंद हफ्तों में पाकिस्तान को LPG के संगीन बहरान का सामना है, जबकि कीमतों में भी होशरुबा इजाफे के इम्कानात बढ़ने लगे हैं। बलोच आज़ादी पसंद जंगजुओं ने पाकिस्तान को ईरान से बरास्ता बलूचिस्तान LPG की 75% सप्लाई लाइन तोड़ दी है। कोयटा तफ्तान बॉर्डर पर सैकड़ों LPG बोजर्स पर मट्टी और रेत चढ़ गई। सैकड़ों इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो N40 के हवाले से जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो उसको कोयटा तफ्तान शाहराह पर तजारती और मुआशी सरगर्मियाँ बहाल करवाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, जबकि गवादर एक और अलग सानिया है और रिकॉर्डिक और सैंडिक एक अलग मामला है। इन पर भी हम बात करेंगे। और फिर बलूचिस्तान की आग क्या अब पंजाब के बड़े शहरों तक पहुँचने वाली है? लाहौर और गुजरांवाला से होने वाली हालिया गिरफ्तारियां और बरामद होने वाला खतरनाक बारूद आखिर किस तूफान की दस्तक दे रहा है? अगर ये जंग मकरान के साहिलों से निकलकर पंजाब के सनती दिल तक पहुंच गई तो क्या पाकिस्तान का सिक्योरिटी ग्रेड इसे संभालने की सकत रखता है, या वफाक एक ऐसी कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है जहां से वापसी मुमकिन ही नहीं? इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक और अहम तरीन मामला है कि क्या ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान की फौज दुनिया की 6ठी बड़ी और ताकतवर फौज है? क्या कभी आपने इसके सच की हकीकत को जांचने की कोशिश की है? क्या आपने कभी जायजा लिया कि पाकिस्तान की फौज कितनी तवील जंग लड़ने की सलाहियत रखती है? क्या आपने कभी सोचा कि सिर्फ अददी एतबार से फौज का बड़ा होना ज़रूरी है, या फिर उसका प्रोफेशनल फौज होना ज़रूरी है? फौज की सियासत में मुदाखलत, इंतखाबात में इंजीनियरिंग, अदलिया और सहाफ़त को तबाह करने के नतायज, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जंगी सूरत हाल, ये तमाम ख़तरात वो हैं जिसकी कीमत इस वक्त इस मुल्क की रियासत यानी ये पाकिस्तान बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन इससे बढ़कर एक अहम तरीन मामला और भी है, वो है डॉक्टर महरंग बलोच के हवाले से कि डॉक्टर महरंग बलोच के साथ रियासत आखिर कौन सा खेल खेल रही है? डॉक्टर महरंग के केसेस समात के लिए फिक्स करने से मुक्तदरा आखिर क्यों कतरा रही है? आखिर कब तक डॉक्टर महरंग और BYC की असीर क़यादत के नामों पर जो एक सुर्ख एक क्रॉस का निशान लगा हुआ है वो मज़ीद कितना गहरा होता जाएगा और कब तक लगा रहेगा? ये तमाम तर हक़ाइक़ आज के व्लॉग का हिस्सा हैं, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप आखिर तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ इन वीडियोज़, मैं हूँ आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आज बुध 19 अगस्त 2026 है और आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें ताकि मेरी रहनुमाई हो, और मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि ताकि मेरी रीच में इजाफा हो सके और मुझे अंदाज़ा हो कि कहाँ तक मेरी आवाज़ को सुना जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त सबसे बड़ा मामला ये है कि डॉक्टर महरंग बलोच के केसेस का, थोड़ी देर पहले मैं BYC का एक स्टेटमेंट देख रहा था जिसमें कहा गया था कि BYC के शुक्रिया अदा कर रही थी बलूचिस्तान हाई कोर्ट का कि उन्होंने डॉक्टर महरंग बलोच और सिबगतुल्लाह शाहजी की केसेस के हवाले से जो फरीकेन हैं उनको नोटिस जारी कर दें। तो हम ये नहीं बताया कि इस केस की जो समात है वो कब तक है। तो इस हवाले से कुछ दिन पहले मेरी इस्लामाबाद में एक दोस्त से बातचीत हो रही थी कि आखिर BYC डॉक्टर महरंग बलोच और BYC की असीर क़यादत के नामों पर GHQ में कब तक सुर्ख निशान लगा रहेगा और ये निशान अब मज़ीद कितना गहरा होने जा रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि डॉक्टर महरंग बलोच का केस बलूचिस्तान हाई कोर्ट समात के लिए मुकर्रर नहीं कर रहा, और इसके अलावा आप सोच लें कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 3 MPO का केस, जबकि 3 MPO कब का ख़त्म हो चुका, फिर इनको जेल कस्टडी कर दिया गया, इनका चालान सबमिट हो गया, फिर एक गैर आइनी अदालत ने एक गैर कानूनी केस चलाकर फेसलेस ट्रायल में डॉक्टर महरंग और सिबगतुल्लाह शाहजी को 2-2 मरतबा
उम्र कैद सुना दी, लेकिन वो 3 MPO का केस अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, उसकी अभी तक उसकी बारी नहीं आई। और फिर जो डॉक्टर महरंग बलोच और उनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं, जिनको चैलेंज किया गया है या अपीलें दाखिल की गई, वो भी अभी तक नहीं सुनी गई। तो इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट मुस्तकिल बुनियादों पर डॉक्टर महरंग बलोच और BYC की क़यादत पर सुर्ख निशान लगा चुकी है। तो ये सुर्ख निशान तब तक नहीं हट सकता जब तक कि डॉक्टर महरंग या BYC की क़यादत इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील नहीं करती, जबकि मुतवातिर BYC की क़यादत को डील्स ऑफर की जा रही हैं, लेकिन वो जेल में खुद को जेल में या असीरी में रखने को तरजीह दे रही हैं, लेकिन किसी भी डील के तहत बाहर नहीं आ रही हैं। डॉक्टर महरंग बलोच का बाहर आना इस्टेब्लिशमेंट की बहुत बड़ी शिकस्त तस्वर किया जा रहा है, बिलखुसूस बलूचिस्तान की जो इस वक्त एक बलूचिस्तान के मामलात में एक शिद्दत चल रही है। उस शिद्दत में अगर डॉक्टर महरंग बलोच जेल से बाहर आती हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में शिद्दत आती है और जो इंसानी हकूक़ के जो मामला चल रहे हैं उसमें, और फिर जो मुज़ाहमत में अगर शिद्दत आती है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वहाँ पर बहुत बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इस हवाले से एक तफसीली BYC का स्टेटमेंट इंटरनेट पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि एक तासुर फैलाया जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की 6ठी बड़ी आर्मी है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत क्या है? क्या ये भी किसी गोरख धंधे का हिस्सा है? आखिर इतनी बड़ी आर्मी के हवाले से जो बातें की जा रही हैं उसके पीछे की हकीकत क्या है, वो मैं आज आपके सामने खोल कर रख देता हूँ। नाज़रीन, अवामी सतह पर अक्सर ये माना जाता है कि पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की 6ठी बड़ी अस्करी कुव्वत है, और ये बात फ़ौज के हाजिर सर्विस जवानों की तादाद यानी तकरीबन 6,60,000 एक्टिव मिलिट्री हेड काउंट के लिहाज से बिल्कुल सच है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा तज़व्वुराती झटका ये है कि जब आलमी इदारे ग्लोबल फायर पावर ने रवां साल 2026 के लिए दुनिया भर के अफवाज की मजमूई दिफाई सकत मिडनाइजेशन और बजट और जंग लड़ने की तवीलुल मुद्दती मुआशी सलाहियत का ऑडिट किया, तो पाकिस्तान का मजमूई पावर इंडेक्स नंबर होशरुबा हद तक गिर कर दुनिया में 14वें नंबर पर जा पहुंचा। जी नाजरीन, दिफाई तज्जियाकारों का मानना है कि महज 6.5 लाख का अफरादी हुज्जम होना किसी जंग के तवील अरसे तक बरकरार रखने की ज़मानत नहीं होता, क्योंकि जब तक मुल्क के पास मुआशी गहराई, सनती खाम माल और जदीद नेवल और एयरफोर्स के लिए डॉलर्स ना हो, तब तक अस्करी रैंकिंग नीचे गिरती चली जाती है। यही वजह है कि पाकिस्तान साल 2024 में 9वीं रैंकिंग पर होने के बावजूद महज 2 साल के मुआशी दिवालियापन की वजह से 14वें नंबर पर आ चुका है, और ये मुआशी जो बहरान है वो शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। इसमें जो GHQ के जो खुद को मुआशी थिंक टैंक्स कहलवाते हैं, उनकी घटिया और नाकिस पॉलिसियों ने यहाँ तक मामलात को पहुँचा दिया है। और इसके अलावा मैंने आपकी खिदमत में एक अर्ज़ की थी कि क्या बलूचिस्तान में जो एक आग फैली हुई है, जो बलूचिस्तान में शिद्दत पसंदी है, या जो बलूचिस्तान में आज़ादी पसंद जंगजुओं और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान एक घमसान का रन पड़ा हुआ है, एक जंग छिड़ी हुई है, क्या उस जंग में मज़ीद शिद्दत आने वाली है या उस जंग का दायरा कार फैलने वाला है? तो इस हवाले से एक मरतबा पहले भी आपकी खिदमत में रख चुका हूँ, लेकिन एक डॉन की एक ख़बर मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, और उसके बाद फिर मारूफ यूट्यूबर और दिफाई तज्जिया निगार डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा का एक वीलॉग भी मेरी नज़रों के सामने से गुजरा। तो उन हक़ाइक़ को अगर देखें, और फिर इस वक्त जो बलूचिस्तान में जिस अंदाज में बलोच शर्मचारों ने बलूचिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़मीबोस कर दिया, और जिस अंदाज में बलूचिस्तान में तबाही मची हुई है, जिस अंदाज में सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान में अंडर अटैक है, या जिस अंदाज में बलूचिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट दिफाई पोजीशन पर होने के बावजूद भी अपना दिफा नहीं कर पा रहे, और उन्हें जो है वो लश्कर पालने पड़ रहे हैं डेथ स्क्वाड्स की सूरत में। तो ऐसी सूरत हाल में इस जंग को या इस जंग के दायरे को महज बलूचिस्तान तक महदूद रखना कम से कम इस सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के बस की तो बात मुझे दिखाई नहीं देती। तो इस हवाले से जो डॉन में खबर छपी थी, पहले मैं वो आपके सामने रख देता हूँ कि पंजाब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने इंकशाफ किया है कि बलूचिस्तान और कबायली इलाकों से जुड़ी बदअमनी की लहर अब पंजाब के तज़व्वुराती अज़ला तक फैल रही है, जहाँ हालिया माह के गुज़िश्ता एक माह के दौरान
तकरीबन 226 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 26 मुश्तबा शिदत पसंदों को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा जैसे दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक ये गिरफ्तारियां इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि अस्कियत पसंदों के नेटवर्क अब सिर्फ 2000 दूर दराज इलाकों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला जैसे बड़े सनती शहरों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी की जा रही है। इन कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में गोला बारूद, खुदकुश जैकेट्स, मटीरियल और ममनुआ लिटरेचर, ये बहुत सब कुछ मिला। लेकिन इस वक्त क्योंकि देखें बार बार हमसे ये सवाल किया जाता है कि इसमें पंजाब का क्या कसूर है। भाई मसला ये है कि इस वक्त जो इस मुल्क की आर्मी जो पूरे सिस्टम पर काबिज है, जो पूरे सिस्टम को चला रही है, जिसने आइन को मुअत्तल कर रखा है, जिसने अदलिया को मफलूज कर रखा है, जिसने पार्लिमान को अपाज कर रखा है, जिसने 2 सूबों में बड़ी जंग छेड़ रखी है, कश्मीर में लहू बह रहा है, तो उसकी जो फौज है तकरीबन उसको ज़ाहिर है हम पंजाबी फौज नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, उसमें कितनी अक्सरियत है। ज़रा आप कभी डेटा निकाल कर देख लीजिएगा कि ये जो 6,60,000 फौजी हैं, इनमें जो है वो एज पर कोटा क्या सब कुछ वैसे ही है? यार इसको छोड़ें, आप सिविल ब्यूरोक्रेसी में देख लें इस्लामाबाद में कि वहाँ पर जो सूबों के कोटा के साथ मजाक किया गया वो क्या है। उसके बाद फिर आप मुझे बताइएगा कि पंजाब के हवाले से ऐसी बातें क्यों की जाती हैं। तो इसलिए कि पंजाबी बदमाशियाँ खुद इन चीज़ों को हवा देती है। पंजाबी बदमाशियाँ के कुछ दिन पहले मैंने कुछ एक एक्स पर ट्वीट्स पढ़े थे कि बलूचिस्तान में जो बलोच हैं इनके ऊपर कारपेट बॉम्बिंग करके इनकी नस्ल को ही मिटा दिया जाए। तो भाई वो बलोच पंजाब में भी रहते हैं, तो भाई वो बलोच जो है वो ईरान में भी रहते हैं, सिंध में भी रहते हैं, सऊदी अरब, दुबई, कतर, अमान से लेकर मगरबी और यूरोपियन ममालिक तक रहते हैं। तो कहाँ कहाँ आप कारपेट बॉम्बिंग करेंगे? तो बहरहाल जो भी हो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि जो 4 फेल्यूर्स हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के बलूचिस्तान में, उन्होंने बलूचिस्तान में जो आज़ादी पसंदों या जो बलोच जंगजू हैं उनके जो बयानिया था या उनका जो नैरेटिव था या उनकी जो जस्तजू थी या उन्होंने जिस अंदाज में बलूचिस्तान के हवाले से हिकमत अमली तरतीब दी थी एन उसी मुताबिक है। यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान में इंतहाई बेबस हो चुकी है, लाचार हो चुकी है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास बलूचिस्तान में जंग लड़ने तो क्या अपने दिफा की सलाहियत भी नहीं रही, क्योंकि ये 4-5 फेल्यूर्स, बल्कि इसको हम 5 फेल्यूर कह लेते हैं, सीपेक को भी शामिल कर देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को वो हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि इस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का पहला फेल्यूर और भयानक फेल्यूर बलूचिस्तान में क्या में अमन में नाकामी, क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बलूचिस्तान में हमेशा से बराह रास्त हुकूमत रही है और जो भी पार्लियामेंट में लोग आते हैं वो उनके अपने एजेंट और चुनतखिब लोग होते हैं, जिस तरह इस वक्त बैठे हैं बशमूल चुनतखिब वज़ीर आला या GHQ प्रॉक्सी, ये सारे वो हैं जो नशस्तें ख़रीद कर बलूचिस्तान असम्बली तक पहुँचते हैं। चाहे इनके लिए ज़ाहिर है कि ये इलेक्टेबल्स हैं, इलेक्टेबल्स इसलिए हैं कि ये नशस्तें ख़रीदने की ताकत रखते हैं और इस्टेब्लिशमेंट इनको सिलेक्ट करती है। तो ये जो सिलेक्टेड की बलूचिस्तान में हुकूमत है उसको हम हुकूमत नहीं कह सकते, बेसिकली वहाँ पर हुकूमत रियासत की है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की है, और वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान में क़याम अमन में नाकाम हो चुकी है, जंगी जराइम के इर्तकाब में मुलविस है, जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ताल में उनका बराह रास्त मुलविस होने के सैकड़ों शवायद बलूचिस्तान की सरजमीन पर फैले हुए, सियासी इंजीनियरिंग स्मगलिंग के नेटवर्क और ब्लैक नेटवर्क से ये वहाँ पर जुड़े हुए हैं और माली फ़वायद हासिल कर रहे हैं, और ख़ुद अपनी हिफाजत के लिए डेथ स्क्वाड जैसे निजी मलेशिया का क़याम भी ये ला चुके हैं। दूसरा बड़ा फेल्यूर कोयटा तफ्तान शाहराह की बहाली में नाकामी, क्योंकि अवामी अमलाक और इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत में नाकामी। कस्टम हुकाम की जानिब से सेनेट की कायमा कमेटी को दी गई ब्रीफिंग के मुताबिक तफ्तान और बलूचिस्तान के दीगर शाहराहों पर हालिया महीनों में 30 से 40 पेट्रोलियम, जो अब सैकड़ों की तादाद में पहुंच चुके हैं, निशाना बनाया गया, जिससे मजमूई तौर पर रिपोर्ट के मुताबिक 2 अरब, जबकि ये नुकसान इस वक्त 4 अरब से तजावुज़ कर चुका है, नुकसान हुआ है। शाहराहों की बंदिश या तवील हड़तालों के दौरान तफ्तान बॉर्डर पर 800 से ज़ायद LPG बाउज़र्स और वहाँ पर गाड़ियाँ फंस चुकी हैं। कोयटा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के मुताबिक इन गाड़ियों पर रोज़ाना तकरीबन $100 फ़ी कंटेनर डैमेजेस चार्जेस आयद होते हैं, जो इम्पोर्टर के नुकसान को शदीद हद तक बढ़ा देते हैं।
اس کے علاوہ تفتان روٹ سپلائی میں نمایاں کمی کے باعث ملک بھر کی اوپن مارکیٹ میں LPG کی قیمتوں میں زبردست اچھال آئے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایران سے یعنی پاکستان کی جو ضرورت ہے اس کا جو ہے وہ تقریباً 75% جو LPG کا ہے وہ ایران سے آتا ہے براستہ تفتان بارڈر، اور پھر پنجاب اور دیگر صوبوں تک جاتا ہے۔ تو وہ جو سپلائی چین ہے اس کو جو بلوچ سرمچار ہیں انہوں نے توڑ دیا، اور یہ سپلائی تقریباً 75% تک ہوتی ہے اور جو تباہ ہو چکی ہے، یعنی 75%۔ اب 25% پہ آپ کہاں تک چلتے ہیں وہ آگے دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے کوئٹہ اور دیگر بڑے شہروں میں گیس سلنڈرز کی قیمتیں عام صارفین کی پہنچ سے باہر ہو رہی ہیں۔ حکومت پاکستان نے حال ہی میں گوادر پورٹ سے زمینی راستے کے ذریعے ایران کارگو بھیجنے کا جو نیا فریم ورک شروع کیا تھا وہ N40 شاہراہ کے غیر محفوظ ہونے کی وجہ سے شدید دباؤ کا شکار ہے، کیونکہ غیر ملکی امپورٹرز ایسے غیر یقینی راستوں پر اپنا قیمتی کارگو بھیجنے کے لیے اسے کترا رہے ہیں۔ اور تیسرا سنگین فیلیور وہ ہے گوادر، یعنی گوادر کی معاشی سرگرمی ناکامی، اور پھر اسی کے ساتھ آپ جوڑ لیں سی پیک کو بھی، کیونکہ سی پیک جڑا ہوا ہے گوادر کے ساتھ۔ تو اس تیسرے فیلیور میں گوادر اور سی پیک کو آپ شامل سمجھیں۔ گوادر کی معاشی سرگرمیوں میں ناکامی جس کی وجہ سے ملک کو یومیہ اربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ گوادر پورٹ نے صرف اپریل 2026 کے ایک مہینے میں ریکارڈ 11,000 اسٹینڈرڈ شپنگ کنٹینرز ہینڈل کیے تھے۔ یہ تعداد پورے سال یعنی 2025 کا مجموعی حجم یعنی تقریباً 8,300 کنٹینر سے بھی کہیں زیادہ ہے، جو پورٹ کی تجارتی تاریخ کا سب سے بڑا اچھال تھا۔ بلوچستان کے انسرجنسی شاہراہوں پر مال بردار گاڑیوں کو جلائے جانے کے واقعات اور اس کے نتیجے میں ہونے والی ٹرانسپورٹرز کی ہڑتالوں اور معاشی ناکہ بندی نے گوادر پورٹ کی آپریشنل کارکردگی اور سپلائی چین کو کھربوں روپے کا براہ راست اور بالواسطہ نقصان پہنچایا۔ حال ہی میں اگست 2026 میں جب گڈز ٹرانسپورٹس نے سیکیورٹی خدشات اور دیگر مطالبات پر پہیہ جام ہڑتال کی تو پورٹس پر کنٹینرز پھنسنے سے ملک بھر کی معیشت کو تقریباً یعنی اس وقت تک یہ جو نقصان ہے یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے 50 ارب، لیکن 150 ارب روپے سے کہیں زیادہ ہے۔ جب ہڑتال یا ناکہ بندی کی وجہ سے کنٹینرز وقت پر پورٹ سے نہیں نکل پاتے تو امپورٹرز پر کروڑوں روپے کے اضافی ڈیمیجز چارجز عائد ہوتے ہیں، جس سے گوادر کے راستے تجارت مہنگی ہو جاتی ہے۔ بلوچستان کی ہائی رسک زون تصور کیے جانے کی وجہ سے گوادر آنے والے بحری جہازوں اور کارگو کا انشورنس پریمیم رسک پریمیم بھی وہاں پر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ چوتھا اور سنگین اور بہت بڑا فیلیور، عالمی مشاہدہ کاروں کے مطابق پاکستانی فوج غیر ملکی منصوبوں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، جس کے باعث نہ صرف نئے سرمایہ کار پاکستان نہیں آ رہے بلکہ پرانے سرمایہ کار بھی اپنے منصوبے سمیٹنے پر مجبور ہیں۔ اس بدترین صورتحال کا سب سے بڑا اثر بلوچستان میں جاری چینی اور کینیڈین کمپنیوں کے میگا پروجیکٹس پر پڑا ہے۔ ریکارڈک اور سینڈک کی سرمایہ کار بلوچ مسلح گروہوں کے متواتر مہلک حملوں، مالی نقصان اور جانی ضیاع کے باعث انتہائی تشویش کا شکار ہے، اور ان پروجیکٹس پر کام کی پیش رفت کو محدود یا مکمل طور پر بند کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر ہم ذرا آگے چل کے دیکھتے ہیں تو آزادی پسند تنظیمیں جیسے BLA کی طرف سے گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس میں مارچ 2024 میں بڑا حملہ ہوا، اور چینی وفود کو نشانہ بنانے کی متواتر کوششوں کی وجہ سے غیر ملکی کمپنیاں یہاں طویل المدتی فیکٹریاں یا فری زون میں انڈسٹری لگانے سے ہچکچا رہی ہیں۔ تو یہ جو بلوچستان کی صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس صورتحال کو اگر آپ مد نظر رکھتے ہوئے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک سفید ہاتھی بنتی جا رہی ہے۔ اس وقت تک 3,000 ارب روپے کا بجٹ لینے کے باوجود بھی جو اپنی ریاست کا دفاع تو چھوڑیں، وہ خود اپنا دفاع بھی بلوچستان میں نہیں کر پا رہی، اور بلوچستان میں خود دفاعی پوزیشن پر ہے، اور دوسری طرف بلوچستان پر ایک کالی آندھی کے سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں وہ اپنا دفاع کریں گے، بلوچستان میں جنگ لڑیں گے، خیبر پختونخوا میں جنگ لڑیں گے، یا پھر کشمیریوں کو ماریں گے، یا پھر پنجاب میں اپنے والدین کے دفاع کی جنگ لڑیں گے۔ بات کی جاتی ہے کہ پنجابیوں کو کیوں مارا جاتا ہے، تو بھائی جب آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان وار زون ہے، جب آپ کا بچہ خود وار زون میں جانے کے لیے تیار ہے اور سیکیورٹی الاؤنس لینے کے چکر میں بلوچستان میں
तैनाती ले रहा है तो फिर उस वक्त आप उसको क्यों नहीं रोकते कि वो बलूचिस्तान क्यों आ रहा है। तो इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है वो इंतहा से ज़्यादा गंभीर तशवीशनाक है, और पाकिस्तान की मईशत को देखकर मुझे लगता है कि आने वाले जो कुछ अरसे के बाद जो बजट्स होंगे उनमें शायद दिफाई बजट पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और ज़ाहिर है कि बजट वो खुद ही बनाते हैं, मैं किसको कह रहा हूँ, तो इसी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का अपने लिए बजट रखना दुश्वार हो जाएगा। तो जिस तरह ये मिलिट्री या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट एक बिजनेस टाइकोन है, जिस तरह कपड़े से लेकर, सीमेंट से लेकर, बैंकिंग से लेकर, सीएनजी एलपीजी से लेकर, एनएलसी से लेकर, एफडब्ल्यूओ से लेकर, और जो है वो यूरिया से लेकर, पैम्पर्स, डाइपर्स, मिनरल वाटर से लेकर, सिक्योरिटी गार्ड से लेकर, हर किस्म के बिजनेसेस पर काबिज होकर बाकी सनतकारों को, बिल्डर्स को, सबको पाकिस्तान से निकाल चुकी है। तो फिर मेरे ख्याल में कि आगे आने वाले दिनों में ऐसी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट उस मुल्क के लिए जो खुद कर्जे पे खड़ा हो, जो खुद रोल ओवर पे चल रहा हो, जो खुद IMF के कर्ज पे जिसका जो रिजर्व्स हैं या ज़र मुबादला के ज़खायर टिके हों, वो इस सफ़ेद हाथी को नहीं पाल सकेगा। बल्कि अब सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को अगर इस मुल्क में रहना है तो दुनिया जो है वो फ़ौज रखती है, लेकिन इस वक्त ऐसा है कि पाकिस्तान को शायद फ़ौज ने रखा हुआ है, तो इसलिए मेरे ख्याल में अब अपने अखराजात भी खुद ही फ़ौज को अपने उठाने पड़ेंगे। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए, फ़ी अमानिल्लाह।